ग्रेविटेशन ग्रेविटी में फर्क क्या होता है? ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में फर्क क्या है? ग्रेविटेशन जनरल होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर आर है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। कैसे कम होगा? स्क्वायर में। अगर डिस्टेंस डबल हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है तो ये सब स्क्वायर में चलेगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट 9 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 9 टाइम्स। अगर डिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ता है तो फोर्स कितना टाइम्स कम होगा? 81 टाइम्स। स्क्वायर में कम हो जाएगा ना। अगर डिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ जाता है, अगर डिस्टेंस डबल हो जाता है तो फोर्स कितना कम होता है? 1/4 टाइम्स। अगर डिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना टाइम्स कम होगा? 1/81 टाइम्स। सही सब। अगर मैं कहता हूँ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 9 टाइम्स। आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 9 टाइम्स दैट ऑफ इनिशियल। सवाल समझे? पहले जितना डिस्टेंस था दो ऑब्जेक्ट के बीच में उसको 9 टाइम्स कर दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, और वो भी 9 टाइम्स कर दिया तो क्या करते हैं? एफ इज इक्वल्स टू G m1 m2 स्क्वायर एंड एफ डैश को लिखते हैं जी। मास चेंज नहीं हुआ है। m1 m2 डिस्टेंस कितना हो गया? 9 r होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 81 G m1 81 r स्क्वायर, है ना। एफ डैश बाई एफ कितना हो जाएगा? G m1 m2 81 r स्क्वायर इंटू, ये बाय में है ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर G m1 m2। ये कितना आ गया? 1/81। एफ डैश कितना हो जाएगा? 1/81 इंटू डिस्टेंस 9 टाइम्स करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 81 टाइम्स कम हो गया। अगर डिस्टेंस को 4 टाइम्स करते तो ये कितना कम होता? 16 1 बाई, ये 16 हो जाता, 16 टाइम्स कम हो जाता। ये सब स्क्वायर में चल रहा है। अच्छा, अगर डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, अगर डिस्टेंस एक मीटर, ये फोर्स, इस फोर्स का नेचर, इस फोर्स का नेचर इसकी इस पर डिपेंड करता है। मास पर प्रोडक्ट ऑफ मासेस और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ये कौन से लॉ को भी करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी करता है। अगर मास बहुत कम है तो ये फोर्स बहुत कम होता है। अगर दोनों में से एक मास बहुत ज्यादा होता है तो ये फोर्स सिग्निफिकेंट हो जाता है, और दोनों ही मास अगर बढ़े तो ये फोर्स काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। ग्रेविटेशन है ये। ग्रेविटेशन से अगर ग्रेविटी में शिफ्ट करना है, ग्रेविटेशन से अगर ग्रेविटी में शिफ्ट करना है तो ग्रेविटेशन तब जब, जनरल बात करें, ग्रेविटी तब जब दोनों में से एक बॉडी हेवनली है और सन मार्स, तो ग्रेविटी, वो ग्रेविटी हो जाता है। इफ वन ऑफ द बॉडी इज हेवनली ऑफ मैसिव मास, तो इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? हम अर्थ के लिए सॉल्व करेंगे, ग्रेविटी को किसी भी प्लेनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम अर्थ के लिए सॉल्व करेंगे सारा कैलकुलेशन। तो फिर क्या ये इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं? एफ इज इक्वल टू जी, ये तो हर जगह के लिए कांस्टेंट है, सारे प्लैनेट्स में कहीं भी चले जाओ ये कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा, अब दोनों ऑब्जेक्ट में से एक बॉडी को हम हेवनली कर देंगे, मास ऑफ अर्थ
इनटू मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय, अब हम मान लेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे कहीं रखा हुआ हो, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ इसका होल स्क्वायर। अब एक बात देखो, अर्थ सरफेस, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इनमें एक सेपरेशन होगा, वो सेपरेशन कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ, इसमें एक अट्रैक्शन होगा। अच्छा इसको तुम दूर ले जाओ तो भी अट्रैक्शन होगा, इसको और ऊपर ले जाओ तो भी अट्रैक्शन होगा। अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है और ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ खींच, दोनों में इक्वल फोर्स लग रहा है कि अलग अलग फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं ये वाला सॉल्व करके, ये वैल्यू सॉल्व करके, M1 M2 और R सॉल्व करके वैल्यू आता है 10 न्यूटन। एक पल के लिए मान लेते हैं, लेट ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, वो फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन। ये ऑब्जेक्ट भी इसको अपनी तरफ खींचेगा और वो फोर्स भी कितना है, 10 न्यूटन। दोनों एक दूसरे को 10 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों बॉडी जब हेवनली है, अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा एक फोर्स से, और ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक देते हैं तो वो अर्थ की तरफ खींचा चला जाता है। अब आप रियलाइज कर सकते हैं कि अर्थ से एक फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट में, तुम ऊपर देते हो, वो फोर्स लगने की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं बिना फोर्स लगे कोई ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आ सकता। मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने फोर्स ऊपर की तरफ दिया है, इस ऑब्जेक्ट में ऊपर की तरफ मोशन अपने आप नहीं हो रहा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने फोर्स दिया। अच्छा अब जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मैंने फोर्स नहीं दिया तो किसी और ने फोर्स दिया, किसने दिया, अर्थ। तो अर्थ ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा, और क्योंकि अर्थ फोर्स लगा है तो वो इस तरफ आए। लेकिन इस लॉ से हम जानते हैं, अगर ए ऑब्जेक्ट बी को अपनी तरफ खींच रहा है तो बी भी ए को खींच रहा है। तो अगर अर्थ ऑब्जेक्ट को फोर्स से खींच रहा है तो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को खींच रहा होगा, पर क्योंकि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होता है, तो फोर्स तो सेम लग रहा है, मास और एक्सेलरेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसमें एक्सेलरेशन ना के बराबर होता है, ये 0.065 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे कुछ इतना का इस एक्सेलरेशन में। सोचो पॉइंट के बाद जीरो है, फिर 65 हो जाता है, 54 आता है, सॉरी एक बार सॉल्व करके देखिए तो आ जाएगा, 0.054 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट के फोर्स लगने की वजह से, ऑब्जेक्ट के फोर्स लगने की वजह से अर्थ का मास इतना ज्यादा होता है कि उसमें एक्सीलरेशन ना के बराबर। लेकिन उल्टा इस ऑब्जेक्ट का मास इतना कम होता है कि इसमें एक्सीलरेशन ठीक ठाक आता है, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ खींचा चला। फिर हमने क्या किया, अगर इस अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं, और मैं ये कैलकुलेट करता हूँ, देखो ये यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ M1 मास, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ M2, और ऐसे में बहुत इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट को अर्थ किस फोर्स से खींच रहा है, तो मुझे बार बार इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। और चेंज क्या करूंगा मैं, जी वही रहेगा, एम ई वही रहेगा, आर ई वही रहेगा, बस यहाँ एक बार M1 लिखूंगा, एक बार M2, एक बार M3, एक बार M4, एक बार M5, इस तरह से लिखता जाए, और मुझे पता चलेगा कि सारे ऑब्जेक्ट्स को, वो सारे ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस पे रखे हैं, अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स को किस किस फोर्स से खींच, और वो डिपेंड किस पे करेगा, इस मास पर, क्योंकि ये वैल्यू तो हर किसी के लिए कांस्टेंट रहने वाली है। अच्छा अब जिसका मास ज्यादा रहेगा, जिसका मास ज्यादा रहेगा उसमें अर्थ ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि अर्थ ये वाले वैल्यूज सबके लिए कांस्टेंट रहने वाले। तो एक काम कर, किस ऑब्जेक्ट को अर्थ किस फोर्स से खींच रहा है, किस ऑब्जेक्ट को अर्थ किस फोर्स से खींच रहा है, क्योंकि ये कॉमन पार्ट हमें हमेशा सॉल्व करना होगा, ये कॉमन पार्ट हमें हमेशा सॉल्व करना होगा, सिर्फ मास चेंज होगा, तो इस कॉमन पार्ट को एक वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देते। देन व्हाट वी डिड, इस कॉमन पार्ट को हमने लिख दिया जी, इसको जी लिख दिया। और ये क्या है, अगर तुम सॉल्व कर रहे M1 M2 M3 M4 M5 6 7 8, जो भी ऑब्जेक्ट है तुम्हारा वो लिखते थे, तो एक इक्वेशन आ गया, F इज इक्वल्स टू M इंटू जी।
अब एक बात देख, ये फोर्स है, ये फोर्स है। अच्छा, फोर्स को मैंने किससे लिखा है, एम इंटू जी से रिप्लेस कर दिया। ये मैंने जानबूझ के किया था? नहीं, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। मैंने देखा कि ये कैलकुलेशन बार बार करना पड़ता है, इसको इसको हटा देते, इसको एक छोटे से वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दो। अब इस जी को सॉल्व करें, तो ये जी कितना आएगा, ये जी किसको रिप्लेस किया मैंने, ये जी को मैंने, ये जी मैंने किसके लिए रिप्लेसमेंट लाया, ये जी का रिप्लेसमेंट क्यों लाया मैं, कौन से वैल्यूज को रिप्लेस करके जी लिखा है मैंने, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। ये सारे वैल्यूज बैठा कर जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास दो कारण, एक तो पहला, इस जी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस जी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ये जी एक्सेलरेशन है। नहीं समझ, इस जी को सॉल्व किया, इसके यूनिट्स बैठा दिए, इसके यूनिट्स बैठा दिए, इसके यूनिट्स बैठा दिए, इस जी का वैल्यू आया 9.8 और यूनिट आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मुझे मानना पड़ेगा ये एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन अच्छा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है। आप एकदम कोर बात की, अगर एकदम बेसिक लेवल में बात करें, एक ऑब्जेक्ट, उसमें मोशन चेंज होगा, एक्सेलरेशन तभी होगा, उसमें वेलोसिटी का चेंज होगा, एक्सेलरेशन तभी होगा। नहीं समझे, बिना फोर्स लगे एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m था, वो एक u वेलोसिटी से चल रहा था। अगर तुम इसको छेड़ोगी नहीं तो इसकी u वेलोसिटी कभी भी खुद से चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट, ये वैल्यू सेम रहने वाला। अब इस u को तुम चेंज करोगे तो तुम्हें इस पे फोर्स लगाना होगा। तुमने इस पे एक फोर्स लगाया, डिस्टर्ब हो रहा है उससे, दिक्कत हो रही है उससे, क्या दिक्कत होती है? अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, वो एक वेलोसिटी से चल रहा है u, जब तक तुम इसमें फोर्स नहीं लगाओगे इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है ऐसा कभी नहीं मानो। दोनों बात को हमेशा मानकर चलो, इस एक ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज हुई है तो उसमें फोर्स लगा, बेशक एक ऑब्जेक्ट जो चल रहा था एक मोशन में, उस पर तुमने फोर्स लगा दिया, पक्के से उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। दे गो हैंड इन हैंड, है ना। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब फोर्स लग रहा है। अब तुम ये देखो कि कैसे उस ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लगा है, तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सीखो, एक ऑब्जेक्ट था, उसकी एक वेलोसिटी थी, अब उस वेलोसिटी में चेंज आया, वो वेलोसिटी u से चेंज होकर v होगी। और कोई भी चीज चेंज होने में टाइम लगता है, कितना भी कम हो लेकिन टाइम तो लगता ही है। मतलब u से v होने में, घड़ी का काटा ये तो रुकेगा नहीं ना, ये तो चलता ही रहेगा। तो u से v होने में कितना टाइम लगा, मान लेते हैं t। तो वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज होने में टाइम कितना लगा, t। अच्छा, ये चेंज इन वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, v माइनस यू, कितने टाइम में चेंज हुई, t में। यही क्या है, एक्सेलरेशन। अच्छा, अब देखो, आप वेलोसिटी चेंज होना, उसमें टाइम लगता है, कितनी चेंज हुई, v माइनस यू, कितने टाइम में, t। यही क्या है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में कितना चेंज है, वो चेंज होने में कितना टाइम लगा, डिवाइड कर दो। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, समझिए, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, वो मोशन में है, रेस्ट में था तो वेलोसिटी कितना था, जी। अब वो मोशन में है तो उसका एक वेलोसिटी है, और रेस्ट से मोशन में आने में उसमें टाइम लगेगा, वो टाइम से डिवाइड करो। वही उस ऑब्जेक्ट में क्या है, एक्सेलरेशन। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और रेस्ट में आ गया तो भी वेलोसिटी चेंज हुई। एक ऑब्जेक्ट चल रहा था और रेस्ट में आ गया, वेलोसिटी चेंज हुई। इस चेंज होने में टाइम लगा, वो वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाय टाइम, उसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट मोशन में था, अभी और तेज चल रहा है, तो पहले भी कुछ वेलोसिटी थी, अभी भी कुछ वेलोसिटी है। पहले चल रहा था धीरे, अब फिर तेज चल रहा, वेलोसिटी चेंज हुई है, ये चेंज होने में टाइम लगा, तो भी क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट तेज चल रहा था और आप धीरे चल, तो भी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, उसमें टाइम है, बॉडी में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। और ये जितने भी काम मैंने बताया, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तुम बिना धक्का लगाए सोच सकते हो चलने से। इस रूम में एक टेबल पड़ी है, तुम बिना फोर्स लगाए देख रहे हो कि वो टेबल चल रही है, रूम में रुकेंगे क्या, नहीं रुकेंगे। तो मैं फोर्स लगाऊंगा तभी टेबल मिलेगी, ये हमने माना है। अच्छा, अब एक, ये पंखा चल रहा है, मैं स्विच बंद नहीं किया, ऑटोमेटिकली पंखा बंद है, तो भी कोई फोर्स तो लग रहा है बिना फोर्स, मतलब रियलाइजेशन, ये इंग्लिश वाला रियलाइजेशन नहीं, मैं
मैं प्रैक्टिकल वाला रियलाइजेशन कर रहा हूँ, रियलाइजेशन बिना फोर्स लगे नहीं हो सकता। अच्छा, वो फोर्स मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि नहीं अलग, मेरी अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है कि नहीं अलग, बिना फोर्स लगे मोशन में चेंज नहीं आ सकता। अच्छा, अब एक बात, वेलोसिटी चेंज हो रही है एक टाइम में, इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। मैं ये कह सकता हूँ ना कि अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है तो उस पर फोर्स लगा, बिना फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। ये बात समझे? अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है मतलब उसमें फोर्स लग रहा है, या फिर अगर फोर्स लग रहा है तो फिर एक्सेलरेशन पक्के से होता है। अब इधर इस यूनिट, इसको मैंने क्या किया, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये जी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये क्या एक्सेलरेशन है। अगर ये एक्सेलरेशन है तो इसमें एक फोर्स लग रहा है, और इसमें फोर्स तो लग ही रहा है, वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन की ग्रेविटी, ग्रेविटी। अच्छा, ये एक्सेलरेशन हमेशा एक्सेलरेशन किसी फोर्स की वजह से लगता है। ये सारी कहानी का कंक्लूजन क्या था, इफ देयर इज एन एक्सेलरेशन देयर हैज टू बी सम फोर्स, डिफाइंड फोर्स। यहाँ एक्सेलरेशन है तो यहाँ एक फोर्स होगा जो डिफाइंड होगा, वो फोर्स यहाँ पे क्या है, उस फोर्स का नाम क्या है यहाँ पर, ग्रेविटी। तो इस जी का नाम क्या है, एक्सेलरेशन, ड्यू टू, ये बात समझ आ गई। ये वो एक्सेलरेशन है जो कि इस फोर्स की वजह से लगा, ग्रेविटी, उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटी। इस जी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू। ये बात हम क्यों बोलते हैं, इसका सेंस समझ आया। अच्छा, इसको एक्सेलरेशन यूनिट से समझा, और इसको एक्सेलरेशन मानने के एक और कारण, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम फाइनली कहाँ पहुंच चुके थे कि एम किसके बराबर होता है, माँ के बराबर। तो कंपेयर किया इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर किया, एफ एफ एम एम और ए इज इक्वल्स टू जी। ए एक्सेलरेशन होता है तो इसको भी क्या नाम दे दिया, एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन कौन सा है, ये भी ध्यान में रखें, ग्राउंड से अगर एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड में हॉरिजॉन्टली चक्कर लगा रहा है तो वो ए है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ऊपर नीचे चक्कर लगा रहा है तो वो जी है। जब हम जी की बात करेंगे तो आप समझ लेना, ऑब्जेक्ट ग्राउंड से वर्टिकल मोशन, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन जब वो ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल चक्कर लगा रहा है तो फिर उसके लिए ए लिखेंगे। हो जाओगे यहाँ तक, नहीं। अब ये जो जी का वैल्यू है, बोलो, बैठो। वो इसके पहले वाला चैप्टर है ना, मोशन, उसमें अलग अलग केस फिर से डिफाइन करेंगे। अब ये पढ़ते जाओ, यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तो उसमें बैलेंस फोर्सेस रहते हैं। जब फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, मतलब एक फोर्स लग रहा है और कहीं से एक और फोर्स आके उस फोर्स को कैंसिल कर, समझे? क्योंकि नेट फोर्स लगेगा तभी वेलोसिटी चेंज होगी। अब तुम बोल रही हो ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट किसी फोर्स के लगने के बाद भी वेलोसिटी कांस्टेंट कब हो सकती है, तब तो मानना पड़ेगा कि कहीं से एक और फोर्स लग रहा है जो दोनों को एक दूसरे को कैंसिल, वो तब पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात थी, ऐसा लगता है कि ये जो जी है, छोटा जी, बड़ा जी क्या होता है आपको पता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब छोटा जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका यूनिट क्या था, अच्छा डेफिनेशन अलग अलग है इसका, डेफिनेशन अभी नहीं लिखते, लास्ट में यूनिट क्या था इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर, ये एक्सेलरेशन। अच्छा, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट यूनिवर्सली, डज नॉट चेंजेस विथ स्पेस एंड टाइम। कहीं भी चले जाओ, कैसी भी परिस्थिति है,
स्पेस में किसी भी पॉइंट पर, स्पेस की जब हम बात करते हैं तो आप अपने रूम का स्पेस या अर्थ नहीं मानेंगे। स्पेस मतलब वो इनफाइनाइट एक्सपांशन, कहीं भी तुम चले जाओ न्यूटन कहते हैं जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन अच्छा ये किसके लिए, बड़ा जी के लिए, बड़ा जी का भी चेंज नहीं होगा। ये कौन सा जी, छोटा जी, छोटा जी बदल सकता, छोटा जी बदलेगा, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस विद चेंज इन पोजीशन कंसिडर्ड। कहाँ बात कर रहे हैं, उस जगह पर जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कभी नहीं मानेंगे। देखो अर्थ में अगर हम बात करते हैं, अर्थ ऑब्लिक स्फेरॉइड है, जैसे डेली ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अर्थ कैसा दिखता है, ऑब्लिक स्फेरॉइड दिखता है। अच्छा इक्वेटर में अर्थ का रेडियस और पोल्स में अर्थ का रेडियस सेम है कि अलग अलग? ये रेडियस एट इक्वेटर, ये रेडियस एट पोल, है ना। अगर मैं यहाँ पता करूँ, अगर मैं यहाँ का जी का वैल्यू पता करूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ, जी एट, छोटा जी एट इक्वेटर। और अगर मैं यहाँ पे पता करूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये पोल्स है, छोटा जी एट इक्वेटर। ये क्या होगा रजत, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस एट पोल्स होल स्क्वायर। ये क्या होगा, जी मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। अब इसका रेशियो ले लो, जी एट पोल्स, जी एट इक्वेटर, नहीं ये ले लेते हैं, जी एट पोल्स बाय जी एट इक्वेटर। ये वैल्यू कैसा आएगा, पोल्स होल स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर बाय जी, मास ऑफ अर्थ मास, ये आएगा। कोई डाउट इसमें, इसको काट दिया, ये वैल्यू क्या आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ पोल्स होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो, जी एट पोल्स, ये वैल्यू आर ई बाय आर पोल्स होल स्क्वायर इनटू जी एट इक्वेटर। जी एट पोल्स और ये क्या है, जी एट इक्वेटर। अच्छा ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमेशा एक से ज्यादा रहेगा ना, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स, दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो ये रेशियो हमेशा एक से बड़ा होगा, मतलब जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। नहीं समझे, ये वाला इक्वेशन, इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, जी एट पोल्स इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ पोल, अर्थ एट पोल स्क्वायर इनटू जी एट इक्वेटर। इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा, ये जो रेशियो है रोमन, अर्थ का रेडियस इक्वेटर में ज्यादा होता है, पोल में कम होता है, तो ये रेशियो हमेशा एक से ज्यादा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। अगर ये रेशियो एक से ज्यादा है तो इक्वेटर से एक ऐसा वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है जो वन से बड़ा है, इस वैल्यू से, इस वैल्यू से एक ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है जो वन से बड़ी है, तो ये वाला वैल्यू इक्वेटर से बड़ा होगा। ये ऐसा ऐसे लिखता हूँ, radius of earth at equator is greater than radius of earth at poles, therefore re by rp is greater than 1, hence the value of g at poles is greater than the value of g at equator। देखो तो आया समझ, तुम लोग आया समझ में, नहीं है। मान लो ये वैल्यू 5 है, मान लो ये वैल्यू 5 और तुम पता करना चाहते हो ये वैल्यू कितना हो। अच्छा इन दोनों में से वैल्यू कौन सा बड़ा है, ये वाला, सपोज ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 8 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 बाय 8 से।
5 इंटू 10 को इससे डिवाइड करके कितना आएगा 1.2 कुछ कितना आएगा। चलो एक काम करो, ये वैल्यू बड़ा है ये वैल्यू छोटा है, इसको 5 मान लो, ये कितना आएगा 2, तो 5 टू सा क्या हो गया 10। अच्छा ये देखो, ये है जी एट फोर्स, ये है जी एट इक्वेटर, और ये क्या है आर ई बाई आर पी होल्स में। अब समझ में आया? पोल्स में जी का वैल्यू कितना होगा 5, नहीं इक्वेटर में जी का वैल्यू कितना होगा 5, तो पोल्स में जी का वैल्यू कितना होगा 10। मतलब जी का वैल्यू, अगर तुम अर्थ सरफेस की बात करते हो तो पोल्स में जी का वैल्यू ज्यादा है और इक्वेटर में जी का वैल्यू कम है। ये बात समझ में आ गई। और ये वैल्यू, ये जनरल इक्वेशन, ये तो ऐसे बेकार की वैल्यू, जनरल इक्वेशन समझ रहे हैं। तो जैसे जो कैपिटल जी होता है वो पोल्स में इक्वेटर में वो डिपेंड नहीं करता कि पोल में है इक्वेटर में है सेंटर में है यहाँ है वहां है, डिपेंड नहीं करता, वो सेम रहता है 6.67 लेकिन छोटा जी का वैल्यू, अरे छोटा जी है ना, छोटा जी तो जगह जगह पे बदल जाता है। फिर तो अगर तुम ऊपर से आ रहे जी का वैल्यू ज्यादा रहेगा, और जैसे जैसे तुम नीचे आओगे वैल्यू कम होगा, और फिर तुम जैसे नीचे जाओगे वैल्यू बढ़ेगा। मतलब अर्थ सरफेस में जी का वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग जगह पर वैल्यू अलग अलग है। फिर हम जी का वैल्यू 9.8 लेते हैं, हमें सारे वैल्यूज को एवरेज करके 9.8, लेकिन एक्चुअली में वैल्यूज अलग अलग होती है। क्लियर हो गया? अच्छा नेक्स्ट देखो, तो इट इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस विद चेंज इन पोजीशन कंसीडर, तुम कहाँ कंसीडर कर रहे हो वहाँ वैल्यू अलग अलग है। तो फर्स्ट इसको सॉल्व कर लो पहले। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको गलत देंगे। इवन मैं बोल चुका कि आंसर गलत देंगे फिर भी आप गलत ही देंगे। चलो पूछता हूँ, वो नहीं देंगे आंसर, तो हम क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर है, ग्रेटर है होल्स की इक्वेटर, होल्स देन देन इक्वल चौक। अच्छा आप सुनो, अर्थ सरफेस, एक ऑब्जेक्ट, मैं अगर यहाँ पे कंसीडर करता जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, बिना समझे यहाँ मत बोलो। मैं दो पॉइंट कंसीडर करो, ये लिखा है ना, इट इज नॉट कांस्टेंट इट चेंजेस विद चेंज इन पोजीशन कंसीडर। तुमने कौन से पोजीशन में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है उस पर डिपेंड करेगा कि जी का वैल्यू सेम, जी का वैल्यू क्या होगा। अब मैं दो वैल्यू कंसीडर करूँ, ये है एट सरफेस ऑफ अर्थ, और ये वैल्यू है अबाउट सरफेस ऑफ अर्थ एट हाइट एज, ये हाइट एज मान लो, दो पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, एक सरफेस ऑफ अर्थ पे और एक एज हाइट। अच्छा अगर मैं यहाँ पे जी का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो जी क्या होगा, जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, जी एट सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगा, जी एम ई बाई रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ अबव सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ जी का वैल्यू क्या होगा, जी एट एच, ये क्या होगा जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाय, अच्छा ये क्या है रेडियस ऑफ अर्थ और ये है एच, तो ये क्या होगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच होल स्क्वायर। अब हम इसका रेशियो कर लेते हैं, जी एच बाई जी एस, जी एट हाइट एच, जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये क्या होगा देखो जी एच बाई जी एस, जी एम ई बाय आर बी प्लस एच होल स्क्वायर, जी एस बाय जी एच, जी एम ई
बाय आर ई होल स्क्वायर इनटू आर ई प्लस एच होल स्क्वायर बाय जी ए बी। देखो तो आया समझ? कोई डाउट है? जी एस इक्वल्स टू आर ई प्लस एच बाय आर ई होल स्क्वायर इनटू जी एच। समझ आ गया? अच्छा अब इसको क्या कर सकते हैं? जी एस ये वन हो जाएगा, वन प्लस एच बाय आर ई होल स्क्वायर इंटू जी। अब बताइए हम क्या कंसिडर, अगर ऐसा नहीं भी कर तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, आर ई प्लस एच बाय आर ई वुड बी ग्रेटर देन वन ना। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये रेशियो हमेशा एक से ज्यादा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? जी एट सरफेस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जी एट एच। नहीं समझी? नहीं समझी? ये जो रेशियो है ये हमेशा एक से बढ़ाएगा। ये क्या है? आर ई प्लस एच, और ये क्या है? आर ई। ये रेशियो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये रेशियो एक से बड़ा आएगा। अच्छा ये अगर बड़ा है मतलब जी एट एस इज ग्रेटर देन जी एट एच, मतलब जी का वैल्यू अर्थ सरफेस पे हमेशा ज्यादा होगा। अर्थ सरफेस से जितना ऊपर जाओगे वो वैल्यू उतना कम होता जाएगा। इसे लिख सकते हैं ये बात, सिंस आर ई प्लस एच बाय आर इज ग्रेटर देन वन, देयरफॉर जी एट एस इज ग्रेटर देन जी एट एच। मतलब हम लिख सकते हैं ना, अर्थ सरफेस पे जी का वैल्यू ज्यादा होगा, और जितना तुम ऊपर जाओगे जी का वैल्यू कम होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम कहते हैं ना, देखो हम जो फ्लाइट उड़ाते हैं, हम जो स्पेस शिप ऊपर भेजते हैं, हमें दिक्कत क्या होती है? अर्थ सरफेस जितना ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू कम होगा। अच्छा है, कम हो जाता है। एक टाइम आता है जहाँ जी का वैल्यू जीरो हो जाता है। अच्छा जी का वैल्यू जीरो ना मतलब वहां ग्रेविटी खत्म हो गई, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होना। और समझो एम क्या होता है? एम जी, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू कम होगा। एक डिस्टेंस होता है जहाँ जी का वैल्यू जीरो हो जाता है। कोई चीज ऊपर जाने पे कम हो रही है मतलब फाइनली जीरो हो जाएगी। एक जगह होगा जहाँ जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, जहाँ जी का वैल्यू जीरो हो गया वहां ग्रेविटी क्या हो जाएगा? जीरो। अब वो स्पेस किसी भी डायरेक्शन में उड़ा देते हैं। हमें दिक्कत क्या होती है? हमें स्पेस शिप को उड़ाने के लिए फ्यूल बर्न करना पड़ता है, बहुत ज्यादा फ्यूल, क्यों? क्योंकि हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट अर्थ उसको खींचना चाहता है, हमें उसके अगेंस्ट उड़ाना पड़ता है, इसलिए हमें बहुत फ्यूल बर्न करना पड़ता है ताकि वो ग्रेविटी को पार करके एक डिस्टेंस से पार हो जाए, उसके बाद तो वो स्मूथ रन करता है। कोई डाउट इसमें? नहीं। तो जो जी का वैल्यू होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है? अर्थ के सरफेस पर ऊपर जाने से वो वैल्यू कम होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। फिर अच्छा, और फिर अर्थ सरफेस में भी वो सेम नहीं होता, इसको शांति नहीं है। अर्थ सरफेस में भी ये पोल्स में ज्यादा होता है और इक्वेटर में कम होता है। तो मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, मतलब मैं पोल से बात कर रहा हूँ, अगर इक्वेटर से बात करते तो मैं बात करता हूँ। ये पोल जो प्रोजेक्ट कौन से नहीं है, अरे एक जोक मार, ठीक है, मैं हर्ट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, देयरफॉर जी इज मैक्सिमम एट द जी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड डिक्रीजेस with increase in and decreases with increase in altitude। देखो आज आया नहीं ना, स्पीड करवाने, जितना आर्क सरफेस के ऊपर जा रहे हैं उतना जी का वैल्यू कम। अच्छा जितना आर्क सरफेस से नीचे जाएंगे उतना जी का वैल्यू बढ़े। मैंने कहा था आप गलत जवाब, मैंने बोला था ना एक सवाल पूछ रहा हूँ उसका गलत जवाब देंगे। मैं बोल रहा हूँ गलत जवाब देंगे फिर भी आप गलत जवाब देंगे। अच्छा पूछ के बोलो, फिर से बोलो।
जितना मास सरफेस से ऊपर जा रहे हैं उतना जी का वैल्यू कम हो रहा है, जितना मास सरफेस के नीचे जाएंगे उतना जी का वैल्यू बढ़ेगा। फिर गलत जमा करेगा, जी का वैल्यू कम। अच्छा तो एक लाइन मान लेते, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ऊपर जाने से जी का वैल्यू, ऊपर जाने से जी का वैल्यू क्या होता है, कम। और नीचे जाने से जी का वैल्यू क्या होता है, कम। अच्छा, नीचे जाने से जी का वैल्यू कम होता है, तो तुम अगर कम करते 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 अर्थ के सेंटर में पहुंच जाओगे तो वहां जी का वैल्यू क्या होगा, जीरो। ये बात समझे? अच्छा, कैपिटल जी का वैल्यू कभी जीरो होता है नहीं, लेकिन छोटा जी का वैल्यू, छोटा जी का वैल्यू चेंज ही नहीं होता, बल्कि बढ़ कम के जीरो भी हो सकता है। मैक्सिमम कहाँ होता है, एडजस्ट होने का अर्थ। ऊपर जाने से जी का वैल्यू कम होता है और नीचे जाने से जी का वैल्यू कम होता है। कम होने पे एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। अब हमें ये देखना होगा कि नीचे जाने से जी का वैल्यू कम कैसे हो रहा है, लेकिन इक्वेशन से तो समझ गया आपने ये। हाँ वो एक डिराइव करेंगे, तो द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट। अब हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ। अब हम नीचे जाएंगे ना, ये सरफेस है, ऊपर जाना मतलब ऑल्टीट्यूड और नीचे जाना मतलब डेप्थ। तो वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ वो देखते हैं, और ये देखते हैं कि वो कम कैसे होगा। एक पल के लिए मिटा रहा हूँ, फिर से टेबल बना। अच्छा, तो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ कौन सा जी देखेंगे, छोटा जी बड़ा, छोटा जी। द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ बी जीरो सरफेस ऑफ, और रेडियस ऑफ अर्थ डी, ये होगा आर ई माइनस डी। समझ आई बात, नहीं समझे, नहीं समझे। ये अर्थ सरफेस, ये अर्थ है, यहाँ ये है रेडियस ऑफ अर्थ, ये डी, डी डेप्थ नीचे, यहाँ एक हॉलो स्फीयर, तो ये कितना होगा, आर ई माइनस डी ना। समझ आ गया? अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो, जी एट सरफेस, जी एट सरफेस क्या होगा, जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें, जरा सा भी नहीं? अच्छा, जी एट डी, इसको मैं क्या लिखूंगा, जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाय आर ई माइनस टी होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। अच्छा अब बताइए मुझसे गलती क्या करें, देयर इज अ सीरियस मिस्टेक इन दिस इक्वेशन, व्हाट इज द मिस्टेक? ऐसे एफरेटली देख के कभी समझ नहीं आता है कि तो गलती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गलती की गई, गलती की सुपरलेटिव की गई। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब एक बात बताइए, जब आप ऊपर है, जब आप यहाँ पर है, तो इक्वेशन क्या होगा, जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस आर प्लस एच होल स्क्वायर, है ना, ये एच है मान लो। अच्छा यहाँ पर जब है तो भी आपको कौन खींच रहा है, पूरा का पूरा अर्थ। जब आप यहाँ पर है तो भी आपको कौन खींच रहा है, पूरा का पूरा अर्थ। यू गो एनीवेयर अबव, ये पूरा बॉडी सेम रहेगा। लेकिन जब तुम नीचे जा रहे हो, लेकिन जब तुम नीचे जा रहे हो, तुम सोचो अर्थ के
एक सेंटीमीटर नीचे जाने पर भी, अर्थ के 1 सेंटीमीटर भी अगर तुम नीचे जाते हो, तो एक तुम्हारे 1 सेंटीमीटर ऊपर अर्थ की बहुत मोटी एक सेंटीमीटर की लेयर होगी, वो वाला मास वो तो एक्सक्लूड हो जाएगा ना। जैसे जैसे तुम अर्थ सरफेस के नीचे जाओगे, तुम जब यहाँ पर जा रहे हो, अच्छा तुम जब यहाँ पर हो, तो तुम्हें ये पूरा अर्थ, ये पूरा मास खींच रहा है, लेकिन जब तुम यहाँ हो, यहाँ पर, तब ये वाला मास तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना। ये वाला मास तो मेरे पर एक्ट नहीं करेगा। नहीं समझ, ये बात समझ आ गई। ऊपर जाने से मास कांस्टेंट रहता था, लेकिन जब हम डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, अर्थ का लेस एंड लेसर मास मेरे ऊपर एक्ट करेगा। तो मतलब मास वेरी हो रहा है। यहाँ पर अर्थ का जो मास मैं कंसिडर करूंगा एमी, यहाँ वो मास मैं कंसिडर नहीं करूंगा। वो अर्थ का मास ये क्या होगा वो देखो। अच्छा, अर्थ को वैसे तो अर्थ ऑब्लेट स्फेरॉइड है। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन हम मान लेते हैं अर्थ स्फेरिकल है। तो अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा? अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये क्या होता है? 4/3 IR क्यूब, ये वॉल्यूम होगा। अच्छा, मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है मास। अब हम मान लेते हैं लेट एवरेज लेट एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, लेट एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ बी रो। हम मान लेते हैं डेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी इंटेंसिव होती है, डेंसिटी हर जगह वैसे तो सेम रहती है, पर अब मान अर्थ में ये वैल्यू अलग अलग, उसका एवरेज क्या मान लेते हैं? रो। क्लियर होगी? कोई डाउट नहीं समझी? डेंसिटी वैसे हर जगह सेम होती है, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अर्थ के लिए डेंसिटी अलग चेंज होती है, हर जगह अलग होती है, क्योंकि वैल्यू अलग अलग होती है। तो मैंने क्या कर दिया? एवरेज, एवरेज डेंसिटी क्या मान लिया? सारे वैल्यूज को एवरेज करके मान लिया, वो वैल्यू कितना है? तो अभी कोई डाउट है इसमें? देख लो अच्छे। नहीं, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, ये वाला मास, इस मास को मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मास ऑफ अर्थ एट सरफेस, और इसको लिखता हूँ मास ऑफ अर्थ एट डेप्थ। चलो एक काम करो, इसको ऐसे लिखते हैं, GS इक्वल्स टू G इंटू MS बाय R ई होल स्क्वायर, और इसको लिख देता हूँ मास ऑफ अर्थ एट डेप्थ इंटू RE माइनस ई होल स्क्वायर। तो MS क्या होगा? देयरफॉर MS, इसको क्या लिखेंगे? 4/3 पाई R क्यूब रो ना, RE क्यूब रो ना। MS क्या होगा? ये क्या है? वॉल्यूम, और ये क्या है? डेंसिटी मल्टीप्लाई। अच्छा, MD क्या होगा? 4/3 पाई RE माइनस D होल क्यूब इंटू रो ना। समझे? कोई डाउट है इसमें? नहीं, तुम्हें समझ आया? अभी भी समझ में आया? क्या है? ये देखो, RE माइनस डी होल क्यूब हो गया ना, और ये क्या है? RE माइनस डी होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? देखो, इसको क्या लिख देंगे? GD, G इंटू MD। अच्छा, MD को क्या लिखूंगा मैं? 4/3 पाई RE माइनस डी होल क्यूब इंटू रो बाय RE माइनस डी होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे? G 4/3 पाई RE क्यूब रो बाय RE स्क्वायर। समझे प्यारे बच्चे? हो गया क्यों? अच्छा, इसको काट देंगे, ये क्या होगा? RE, और इसको काट देंगे, ये क्या होगा? RE माइनस डी। समझे? तो अब क्या आ गया मेरे पास? इक्वेशन आ गया, GS क्या हो गया? G इंटू 4/3 पाई RE रो, और ये क्या होगा? GD क्या होगा? G इंटू 4/3 पाई RE माइनस डी रो। क्लियर हो गया? अच्छा देखो, चलो क्या करते हैं, रेशो ले लेते हैं। किस किस का रेशियो ले लेते हैं? इसका लूँ, GS बाय
जीएस बाय जीडी, इसको ले लेता हूँ जीडी बाय जीएस। ये क्या होगा, जी इंटू फोर थर्ड पाई आर ई माइनस टी रो बाय जी इंटू फोर थर्ड पाई आर ई इंटू रो। ये जी कट गया, फोर थर्ड पाई पाई, रो कट गया, तो ये क्या आ गया, बातें नहीं आपस में, आर ई माइनस टी बाय आर ई ना। देखो therefore GD is equals to RE minus D by RE into GS। समझ गए? अच्छा अब न्यूमरेटर नहीं समझ आया, कौन सा नहीं समझ आया बोलो? ये इक्वेशन, अच्छा यहाँ MS का वैल्यू क्या होगा, ये रहा 4z5 कौन सा, ये वाला नहीं समझ आया, ये वाला, ये वाला। अच्छा यहाँ पर जी का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर जी का वैल्यू कितना होगा, जी क्या होता है, छोटा जी क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर ना। अच्छा यहाँ जी का वैल्यू कितना होगा, जी इंटू मास, इस पे मास कितना है, इस पॉइंट पे मास कितना है, तो उसको मैंने क्या लिखा है, एम डी, मास एट डेप्थ डी। अच्छा बाय, ये रेडियस कितना होगा, आर ई माइनस, ये पूरा क्या है आर ई, और ये क्या है डी, तो ये कितना होगा आर ई माइनस डी, तो यहाँ क्या लिखा है आर ई माइनस डी। कोई डाउट है किसी? अच्छा और ये एम डी का वैल्यू कितना होगा, एम डी का वैल्यू यहाँ निकाल दिया एम डी, ठीक से देखो समझ आया कि सभी को आया समझ में, दूसरी वाली चीज चलिए समझिए, नहीं समझ, कौन सा नहीं समझिए, खींचो उसके बाद इसको, एक बार दोबारा कर देते हैं, एक बार दोबारा सॉल्व कर। देखो हम क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी बिलो सरफेस ऑफ ये यार। अच्छा यहाँ पर जी का वैल्यू कितना होगा, जी एट सरफेस, ये होगा जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस, बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम क्या देख कहाँ देखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर बी। अब यहाँ एक स्फीयर इमेजिन कर, यहाँ पर। अच्छा ये डी नीचे आ गए थे, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना, आर ई माइनस डी। अब इस पॉइंट इस पॉइंट में मैं जी क्या लिखूंगा, जी इंटू, अच्छा यहाँ मैं लिख रहा हूँ मास एट सरफेस, और यहाँ मैं लिखूंगा मास एट डी वाई, ये रेडियस कितना है, आर ई माइनस डी। अच्छा मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है, फोर थर्ड पाई आर क्यूब। इफ लेट एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज रो, अर्थ का एवरेज डेंसिटी रो, तो एम एस क्या होगा, फोर थर्ड पाई आर ई होल क्यूब इंटू रो, ये वॉल्यूम है और ये डेंसिटी सरफेस पे। यहाँ पर मास निकालेंगे सर, तो ये क्या होगा, मास कैसे आता है, फोर थर्ड पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। यहाँ तक समझ आया? अच्छा अब हम यहाँ मास निकालते हैं, तो मास एट डेप्थ, ये क्या होगा, फोर थर्ड पाई, यहाँ रेडियस कितना है, आर ई माइनस डी, तो इसको क्या लिखेंगे, आर ई माइनस डी होल क्यूब इंटू रो। हाँ होल क्यूब रेडियस है ना, आर क्यूब, कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा अब ये वैल्यू को बैठा दे, ये वैल्यू, ये वैल्यूज बैठा देते हैं,
आया समझ में? देयरफॉर ये डी है, देयरफॉर जीएस, देयरफॉर जीडी बाय जीएस, ये क्या होगा? जी इंटू एमएस का वैल्यू पता है मुझे, एमएस का वैल्यू क्या होगा? फोर्थ हेड, एक सॉल्यूशन और नाउ जीएस इज इक्वल्स टू जी इंटू फोर्थ हेड पाई आर ई क्यूब रो बाय आर ई स्क्वायर, ये कट गया, ये क्या होगा? आर ई, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी जी इंटू फोर्थ हेड पाई आर ई रो, ये क्या आ गया? जीएस। अच्छा जीडी क्या होगा? जी इंटू फोर्थ हेड पाई आर ई माइनस बी होल क्यूब रो बाय आर ई माइनस बी होल स्क्वायर, ये कट गया, ये क्या हो गया? आर ई माइनस बी। तो जीडी का वैल्यू क्या होगा? जी इंटू फोर्थ हेड पाई आर ई माइनस डी इंटू रो। अब क्लियर है? नाउ जीडी बाय जीएस, ये क्या होगा? फोर्थ हेड पाई आर ई माइनस बी इंटू रो जी इंटू फोर्थ हेड पाई आर ई इंटू रो। अब क्या करेंगे? जी जी कट गया, फोर्थ हेड पाई आर कट गया, रो रो कट गया, ये क्या आ गया? आर ई माइनस बी बाय आर ई जी डी बाय जी एस। अच्छा जी डी इज इक्वल्स टू आर ई माइनस डी आर ई इंटू जी एस। अब समझ आए? व्हाट कैन वी कैलकुलेट? अच्छा ये न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जीडी क्या होगा? जीडी बड़ा होगा, यही बताया मैंने बोला, ये मैं कह रहा हूँ आप गलत जवाब, और मेरे बोलने के बावजूद आप गलत। अब तो डेरिवेशन भी कर दिया। जी का वैल्यू क्या होगा? न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, तो ये रेशियो क्या होगा? छोटा। अच्छा ये देख, जैसे जैसे तू जी बी का वैल्यू बढ़ाएगा, जैसे जैसे तू बी का वैल्यू बढ़ाएगा, न्यूमरेटर और छोटा होगा। मैथमेटिक्स समझते हैं ना? मैं जितना नीचे जाऊंगा, मैं जितना नीचे जाऊंगा डी का वैल्यू बढ़ेगा, अगर डी का वैल्यू बढ़ेगा तो न्यूमरेटर और छोटा होगा, न्यूमरेटर और छोटा होगा, मतलब जीडी छोटा होता जाएगा। अच्छा अगर मैं डी को आर ही बैठा देता, अगर मैं डी को आर ही बैठा देता, मतलब मैं कितना नीचे चला गया? डेप्थ, ये डेप्थ है बच्चों, ये डेप्थ है। अच्छा मैं डेप्थ डी नीचे जाते जाते कितना चला गया? आर ही, मतलब ऊपर से मैं कहां तक चला गया? सेंटर ऑफ अर्थ। तो अगर मैं नीचे जाते जाते सेंटर ऑफ अर्थ तक चला गया, तो मैं डी को क्या लिखूंगा? आर ही। नहीं समझे ना? नहीं समझे? समझ गए? अच्छा अगर मैं डी को आर ही बढ़ा देता हूँ, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ? तो व्हाट, समझ आ गया? हाँ, हम क्या लिख सकते हैं? द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द, ऊपर जाने से भी, ये तो अजीब ही वैल्यू है, ऊपर जाने से भी क्या होती है? कम होती है, और नीचे जाने से भी कम होती है, सेंटर ऑफ अर्थ से क्या हो जाती है? जीरो। क्लियर हो गया? तो पहले इसको डिराइव करो, इसको लिखो, फिर कंक्लूजन करते। नोट्स बना लोगे कि फिर से लिखो? समझ आएगा ना कैसे किया मैंने? चलो लिखो, एक कंक्लूजन बना लेते हैं यहाँ पे। दस, दस फ्रॉम द कैलकुलेशंस बिसाइड्स जीडी इज इक्वल्स टू आर ई माइनस डी बाई आर ई इंटू जीएस, बातें नहीं आपस में, आर ई, आर ई माइनस डी बाई आर ई इज लेस देन, आर ई माइनस डी बाई आर ई क्या होगा? लेस देन वन, हेंस जीडी इज लेस देन जीएस। अब इंग्लिश में स्टेटमेंट होते हैं इफ देन, যদি ওরকম তাহলে এরকম, if d is equals to, if d is equals to re
अगर डी आर ई के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, एट द सेंटर ऑफ आर, जी डी वुड बी आर ई माइनस आर ई बाय आर ई इंटू जी एस। तो ये आर ई जी डी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ, और बैठ के लिखो, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ। देखो वैल्यूज, ए अच्छी खड़ा हो जा, वैल्यूज बोल, वैल्यूज बोल, अरे डिफरेंस बोल। इसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू न्यूटन पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, इसका डेफिनेशन, जी का डेफिनेशन जानते हैं ना, जी कैसे डिफाइन किया था हमने, एफ क्या था, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अगर मैंने m1 और m2 दोनों को 1 kg मान लिया और r को 1 मीटर मान लिया, तो f किसके बराबर होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो f किसके बराबर हो जाएगा, g के। g को हमने कैसे डिफाइन किया था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg। जी क्या है, फोर्स है। कब, जब दोनों बॉडी का मास 1 kg और r 1 मीटर है। तो जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ attraction when both the bodies of mass 1 kg is separated at a distance of 1 मीटर। समझ आया, right। अच्छा, ये जी क्या होगा, ये क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बोलो, इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। देखो, ये जी क्या होगा, जी को चेंज कर लेना एफ बाई एम। अच्छा, इसको तुम्हें कितना मानना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको तुम क्या मान लेना, 1 न्यूटन। अच्छा, न्यूटन क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या होगा, मास है 1 kg। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, it is the expression produced in a body when a force of, it is the expression produced in the body, the expression produced in a body when a mass of 1 newton is acting on a body of, when a force of 1 newton is acting on a mass of 1 kg. It is the expression produced in the body when a force of 1 newton is acting on a body of mass 1 kg। ये समझ आया, कोई डाउट है, नहीं। थर्ड, it is universally, it is universally constant, it values changes with, its value changes with position considered। अच्छा, आप क्या क्या लिख सकते हैं, बोलो, द वैल्यू ऑफ जी, इट्स वैल्यू इज लार्जर एट पोल्स देन इक्वेटर। अच्छा, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या था, इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम एट द, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इट डिक्रीजेस with both, with both, नहीं, with both increase in altitude and depth। altitude बढ़ने से भी कम होता है, डेप्थ बढ़ने से भी कम होता है। और एक पॉइंट क्या था, इट्स वैल्यू इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। पूछ ले, ये सारे कंक्लूजन मुझे लिखने थे, इसीलिए
सबको समझाया ताकि याद रहे।